इसके बाद हम जानते हैं बाइडेंटेड लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड, यानी कि ऐसे लिगेंड जिनके पास दो डोनर साइट होती है और ये दो जोड़े दो भिन्न भिन्न परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन जोड़े सेंट्रल मेटल एटम को देते हैं और दो बंध बनाकर केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ते हैं। इसमें कई उदाहरण हैं, जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पर ऑक्जेलेट। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी जो संरचना है, इसमें जो ऑक्सीजन परमाणु, इसके दोनों ऑक्सीजन परमाणु हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु को एक एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का देते हैं और इस तरह से यह एक ही केंद्रीय धातु परमाणु से दो बंध के द्वारा जुड़ जाता है और इस तरह ये बाइडेंटेड लिगेंड हुआ। जब हम ऑक्जेलेट को लिखते हैं तो इसे पूरी संरचना ना बनाकर इसे संक्षेप में लिखते हैं और इसके लिए हम OX जो शॉर्ट फॉर्म है इसका उपयोग करते हैं। इसी तरह से एक और जो एग्जाम्पल है उसमें वो है इथिलीन डाइएमीन, जिसे हम शॉर्ट में EN लिखते हैं। इसकी संरचना भी आप देख रहे हैं कि इसमें जो डोनर साइट है वो दोनों नाइट्रोजन एटम है, यानी कि नाइट्रोजन एटम दोनों ही केंद्रीय धातु परमाणु को एक एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का देते हैं और इस तरह दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर जुड़ते हैं। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं ग्लाइसिनेट, जिसे संक्षेप में हम GLY लिखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु हैं। एक और तो हम देखेंगे कि NH2 समूह का नाइट्रोजन है जो कि केंद्रीय धातु परमाणु को एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देता है। दूसरे समूह में हम देखें जो कार्बोक्सिलिक समूह है उसका ऑक्सीजन है जो कि केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा देता है और इस तरह ये भी दो बंध, दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है। इसके बाद और इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, जिसे हम संक्षेप में DMG भी लिखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इसमें आप देख रहे हैं कि NOH जो समूह है उसके नाइट्रोजन परमाणु, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों नाइट्रोजन परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु से दो अलग अलग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर जुड़ते हैं। इसी तरह से और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे बाईपिरिडाइल, यहाँ पर दो जो पिरिडिन समूह हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं और यहाँ पर जो दोनों नाइट्रोजन एटम है ना, दोनों नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन जोड़ा देकर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बनाते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे एसिटिल एसीटोनेट, यहाँ पर इसे संक्षेप में हम लिखते हैं ACAC, है ना। और इसका यहाँ पर हम देखें कि जो इसमें दोनों ही कार्बोक्सिलिक समूह के जो ऑक्सीजन एटम है वो यहाँ पर डोनर एटम की तरह कार्य करते हैं। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं वो सभी बाइडेंटेड लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड के उदाहरण हैं। अब इसके बाद हम देखें कि यदि दंतुरता 2 से अधिक होती है, 3, 4 या 5 होती है, तो उसे उन सबको हम पॉलीडेंटेड लिगेंड के अंतर्गत रखते हैं या बहुदंतुर लिगेंड के अंतर्गत रखते हैं, जिनमें कि 2 से अधिक, यानी कि ऐसे लिगेंड परमाणु या समूह जिनके पास 2 से अधिक डोनर एटम होते हैं और ये एक ही परमाणु को इलेक्ट्रॉन जोड़े देकर उनके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, जिन्हें हम बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं ट्राईइथाइल डाइएमीन, या जिसे हम डाइईन भी लिखते हैं। यहाँ पर हम देखें कि जो 3 नाइट्रोजन एटम हैं, यहाँ पर आप दिख रहे हैं 3 नाइट्रोजन जो एटम है वह यहाँ पर जिनके पास एक एक लोन पेयर होता है और ये तीनों नाइट्रोजन एटम एक ही केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन जोड़ा डोनेट करते हैं और उसके साथ 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह से टेट्राडेंटेड लिगेंड भी हम ले सकते हैं जिसके पास 4 डोनर एटम होते हैं। इसमें है ट्राईइथाइल टेट्राएमीन, जैसे कि आप नाम से स्पष्ट समझ सकते हैं कि यहाँ पर
4 एमीन समूह हैं और यहाँ पर एमीन समूह में उपस्थित जो 4 नाइट्रोजन हैं वो चारों नाइट्रोजन यहाँ पर दाता परमाणु हैं और जो कि केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन जोड़ा देते हैं। तो इस तरह से ये 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए ये टेट्राडेंटेड लिगेंड कहलाएंगे। इसी तरह से एक बहुत ही जाना पहचाना उदाहरण हम ले सकते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड का। हेक्साडेंटेड लिगेंड जैसे कि इसका उदाहरण है EDTA, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो 4 एसीटेट समूह हैं, या जैसे हम कहें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 एसीटेट समूह हैं जिसमें कि 4 ऑक्सीजन समूह और इसके अलावे यहाँ पर आप देखें कि 2 नाइट्रोजन समूह भी हैं। तो नाइट्रोजन एटम 4 ऑक्सीजन एटम और 2 नाइट्रोजन एटम जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक ही केंद्रीय धातु परमाणु को 6 जोड़े इलेक्ट्रॉन के डोनेट कर सकता है और इस तरह से इसका जो दंतुरता है वो हेक्साडेंटेड होती है, यानी कि ये 6 बंध बनाकर एक जटिल संरचना का निर्माण करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो लिगेंड्स हैं उनको हम मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड के रूप में भी वर्गीकृत कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कोई लिगेंड कितने बंध के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भी लिगेंड्स के और भी कई विशेषताओं के आधार पर उनके और भी कई प्रकार हैं। जैसे कि एक और प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर एम्बीडेंटेड लिगेंड, या जिसे हम कहते हैं उभय दंतुर लिगेंड। जैसे कि आप जानते हैं उभय यानी कि ऐसे द्विदंतुर लिगेंड जिनमें कि डोनर साइड तो 2 होती है ना, 2 दाता परमाणु होते हैं, लेकिन वो एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ते हैं। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं नाइट्रो समूह। नाइट्रो समूह में आप जानते हैं जो इसका जो सूत्र है NO2। यहाँ पर आप देखें कि जो नाइट्रो समूह होता है वह इसके पास 2 डोनर एटम है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, यानी कि इसके पास 2 डोनर साइट हैं, लेकिन यह एक समय में केंद्रीय धातु परमाणु से केवल एक ही बंध बनाकर जुड़ता है। जब यह नाइट्रोजन के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है तब इसे हम नाइट्रो समूह कहते हैं, और जब यह ऑक्सीजन के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है तब हम इसे नाइट्राइटो समूह कहते हैं। इसी तरह से और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि साइनाइड CN-, यह भी एक नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है और इसमें भी दोनों डोनर साइड होते हैं। तो जब यह कार्बन के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है तब हम इसे साइनो कहते हैं, और जब यह नाइट्रोजन के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है तब इस समूह को हम आइसोसाइनो समूह कहते हैं। इसी तरह से और एग्जाम्पल है, जैसे SCN यानी कि थायोसाइनाइड समूह, और थायोसाइनाइड समूह में जब ये सल्फर के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है तब हम इसे थायोसाइनो समूह कहते हैं, और जब यह नाइट्रोजन समूह के द्वारा नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है तब हम इसे आइसोथायोसाइनो समूह कहते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि जो उभय दंतुर लिगेंड हैं जिसमें कि 2 डोनर साइट तो होती है लेकिन एक समय में केवल ये अपने एक डोनर साइट का उपयोग करते हैं। इसी तरह से एक और प्रकार का लिगेंड है जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, यानी कि ये दंतुरता के मामले में कहें तो फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि ऐसे पॉलीडेंटेड लिगेंड, यहाँ पर हम द्विदंतुर की बात नहीं कर रहे हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड यानी कि जिसकी दंतुरता 3 या उससे अधिक होती है। तो यहाँ पर ये पॉलीडेंटेड लिगेंड तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बंध बनाने में
हमेशा अपने पूरे जो इनकी डोनर साइट है उसका उपयोग नहीं करते। यानी कि आवश्यकता के अनुसार, जैसा कि कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसकी आवश्यकता के अनुसार ये अपनी डेंटिसिटी को परिवर्तित कर लेते हैं। ऐसे लिगेंड को हम फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कहते हैं और इसका बहुत ही बढ़िया उदाहरण है EDTA। EDTA में हम देखें तो यह इसमें हमने देखा कि 6 ये हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। इसमें यह हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, इसमें 6 डोनर साइट होते हैं, लेकिन यह हमेशा अपने 6 के 6 डोनर साइट का उपयोग नहीं करता है। यह आवश्यकता अनुसार केवल 2, 3, 4 या 5 डोनर साइट का उपयोग करके उसी प्रकार के लिगेंड बनाता है। इसका उदाहरण भी हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए FeEDTA2-, ये जो कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर हम देखें कि EDTA आयरन से जुड़ा हुआ है और EDTA ये क्योंकि हेक्साडेंटेड लिगेंड है तो यहाँ पर इसकी दंतुरता 6 है। लेकिन इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल यदि लें, जैसे कि यहाँ पर जो दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इसमें EDTA जो लिगेंड है उसके साथ H जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि जो EDTA है उसके जो 6 डोनर साइट हैं उसमें से एक हाइड्रोजन के द्वारा पैक है और शेष जो 5 डोनर साइट हैं उनके द्वारा ये यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमियम से जुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पर यह पेंटाडेंटेड लिगेंड की तरह व्यवहार कर रहा है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं, ये जो पैलेडियम धातु का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर EDTA के सामने H2 लिखा हुआ है, H2EDTA। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसकी 6 जो डोनर साइट में से 2 हाइड्रोजन के द्वारा यहाँ पर पैक हैं और उसके अलावा बची हुई 4 डोनर साइट से ये पैलेडियम धातु से जुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पर यह टेट्राडेंटेड लिगेंड की तरह व्यवहार कर रहा है। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं, यदि H4EDTA लिखता है, इसका मतलब है कि इसकी यहाँ पर दंतुरता 2 होगी। यदि H3EDTA लिखा हुआ है तो यहाँ पर EDTA की दंतुरता 3 होगी। यदि H2EDTA लिखता है तो यहाँ पर इसकी डेंटिसिटी 4 होगी। यहाँ यदि H1EDTA लिखता है तो डेंटिसिटी 5 होगी और यदि H नहीं है तब केवल EDTA लिखा हुआ होता है तब इसकी डेंटिसिटी हमें 6 समझनी चाहिए। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक ही बहुदंतुर लिगेंड जो कि हेक्साडेंटेड लिगेंड है EDTA, लेकिन यह कॉम्प्लेक्स में की आवश्यकता के अनुसार अपनी डेंटिसिटी को परिवर्तित कर लेता है और इस प्रकार के जो लिगेंड हैं उन्हें हम फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। लिगेंड्स का एक और महत्वपूर्ण प्रकार है, ये प्रकार है कीलेटिंग लिगेंड। जब एक द्विदंतुर लिगेंड या फिर बहुदंतुर लिगेंड अपने 2 या उससे अधिक डोनर साइटों या परमाणुओं का प्रयोग एक ही केंद्रीय धातु परमाणु से बंध बनाने में करते हैं तो इस प्रकार से एक रिंग जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार की जो रिंग संरचना बनती है उसे हम कीलेट कहते हैं। और इस प्रकार के जो डोनर एटम या लिगेंड्स होते हैं उन्हें हम कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। जैसे कि आप बहुत से एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑक्जेलेटों का। यहाँ पर हम जानते हैं कि जो ऑक्जेलेट है उसके पास 2 डोनर साइट होते हैं, दोनों ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा ये एक ही केंद्रीय परमाणु से 2 बंध के द्वारा जुड़ता है। और यहाँ पर हम देखें कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ यदि देखें तो ये एक क्लोज रिंग बन जाती है और ये क्लोज रिंग जो संरचना है वो कीलेट कहलाती है। और हम जिस भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस प्रकार की क्लोज संरचना यानी कि कीलेट होता है वो एक दंतुर लिगेंड की तुलना में कहीं अधिक स्थायी होते हैं। इनके स्थायित्व के कारण को हम एंट्रोपी के द्वारा समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि जो कोई भी कंपाउंड होता है उसकी एंट्रोपी जब अधिक होती है, एंट्रोपी जब पॉजिटिव होती है तो वो ज़्यादा स्थायी होता है। जब हम जानते हैं कि जब एक कीलेटिंग लिगेंड
जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो वह उतने ही मोनोडेंटेड लिगेंड को फ्री कर देता है। जैसे कि मान लीजिए EDTA है और ये जब किसी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ेगा तो चूंकि ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, यानी कि ये 6 परमाणु दे सकते, परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन जोड़े देकर 6 बॉन्ड बना सकता है और एक कीलेट संरचना बना लेता है। उसकी जगह पर यह 6 मोनोडेंटेड लिगेंड को फ्री कर सकता है और चूंकि जब मोनोडेंटेड लिगेंड फ्री होंगे तो वहाँ पर रैंडमनेस में वृद्धि होगी और रैंडमनेस में वृद्धि होगी तो हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी यहाँ पर बढ़ेगी और जहाँ पर भी एंट्रोपी बढ़ती है वो जो स्पीसीज़ है वो ज़्यादा स्थायी होती है। तो इस तरह हम कहते हैं कि कह सकते हैं कि यहाँ पर चूँकि कीलेट फॉर्मेशन से एंट्रोपी बढ़ती है, इसलिए जिस भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कीलेट संरचना पाई जाती है वह सामान्य एक दंतुर लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तुलना में अधिक स्थायी होता है। इसके बाद जो अगला टर्म है या पारिभाषिक शब्द है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर उपयोग में आता है वह है उपसहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में धातु आयन की उपसहसंयोजन संख्या उससे आबंधित लिगेंडों के उन दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है जो कि सीधे केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए होते हैं। और या हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनता है जिसमें कि सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो जिसमें इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड को गिना जाएगा। तो इस प्रकार केंद्रीय धातु परमाणु की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वह केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े हुए लिगेंड के मध्य बने सिग्मा आबंधों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिसे हम कई उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं टेट्रामीन एमीन प्लैटिनम आयन। यहाँ पर आप देखें कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है प्लैटिनम वह 4 एमीन समूह के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो होगी 4। इसी तरह से हम देखें कि पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट आयन, ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर हम देखें कि जो सेंट्रल मेटल एटम यानी कि आयरन है वह 6 साइनाइड आयनों के द्वारा जुड़ा हुआ है और इस तरह से इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वह 6 होगी। इसी तरह से और उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर है पोटेशियम डाईऑक्सलेटो क्रोमेट आयन। यहाँ पर चूँकि हम जानते हैं ऑक्सलेटो एक द्विदंतुर लिगेंड है और यहाँ पर इसके 3 अणु उपस्थित हैं, यानी कि एक अणु के द्वारा यह दो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो इस तरह से इसकी कुल जो डेंसिटी हो गई वो हो जाएगी या इसकी जो कुल कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी वह हो जाएगी 6। जैसे यहाँ पर और उदाहरण ले सकते हैं, ये है बिस डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिम प्लैटिनम। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिम है वह द्विदंतुर लिगेंड है और इसकी संख्या यहाँ पर 2 है, इसलिए जो यहाँ पर प्लैटिनम की कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो 4 होगी। इसी तरह से हम यदि EDTA का कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो EDTA हम जानते हैं कि एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है और यहाँ पर यह 6 डोनर एटम के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ होगा, तो यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। इसी तरह से यहाँ पर यदि यहाँ पर आप देखिए जो कोबाल्ट है वो 3 इथिलीन डाईएमीन अणुओं के द्वारा जुड़ा हुआ है और चूँकि इथिलीन डाईएमीन भी एक द्विदंतुर लिगेंड है, इसलिए यहाँ पर 2 दंतुर लिगेंड और उनकी संख्या 3 है, तो कुल मिलाकर जो कोबाल्ट है वह 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से यहाँ पर जुड़ा हुआ है और इस तरह से इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी
वो होगी 6। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें सही कोऑर्डिनेशन नंबर पता होने के लिए हमें जो लिगेंड्स हैं उनकी डेंसिटी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम किसी केंद्रीय धातु परमाणु की उस कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या को सही ज्ञात कर सकते हैं। अब जब हमें किसी सेंट्रल मेटल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल जाती है तो उससे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन पता लगा सकते हैं और उसके साथ साथ हम उसकी ज्यामिति के बारे में भी पता लगा सकते हैं। जैसे कि यदि यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु की कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगी तो वहाँ पर हम जानते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp प्रकार का होगा और इसलिए sp प्रकार में जब इसकी ज्यामिति होगी वह यहाँ पर लीनियर या रेखीय होगी। इसी तरह से यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वहाँ पर 2 संभावनाएं हो सकती हैं। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वह sp3 प्रकार का भी हो सकता है या फिर वहाँ पर वो dsp2 प्रकार का भी हो सकता है। और यदि sp3 प्रकार का संकरण हो रहा है तो वहाँ पर जो संरचना होगी वो टेट्राहेड्रल होगी और यदि dsp2 प्रकार का संकरण हो रहा है तो वहाँ पर संरचना स्क्वायर प्लैनर होगी। इसी तरह से यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पर भी 2 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। एक तो होगा sp3d2 और दूसरा होगा d2sp3। यहाँ पर जब sp3d2 संरचना होगी तब भी जो ज्यामिति होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी और यदि d2sp3 ज्यामिति होगी तब भी जो यहाँ पर जो ज्यामिति होगी वह ऑक्टाहेड्रल होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्यामिति निर्धारित करने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद जो अगला पारिभाषिक शब्द या टर्म है जो कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत जिसका उपयोग करते हैं वह है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जब हमने कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बारे में पढ़ा था तब भी हम इसमें जाने थे कि जो केंद्रीय धातु परमाणु तथा जो लिगेंड होते हैं उन सभी को हम एक साथ एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो भी स्पीसीज है वो पूरे को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो नॉन आयनाइजेबल होता है जबकि जो आयनाइजेबल पार्ट होता है या स्फीयर होता है वह इस स्क्वायर ब्रैकेट या बहुकोष्ठक के बाहर लिखा जाता है और इसे हम काउंटर आयन भी कहते हैं। वो काउंटर आयन जो कि आयनाइजेबल भी होता है। तो इस तरह से हम देखें कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसका महत्वपूर्ण भाग होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण टर्म है या वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। केंद्रीय धातु परमाणु की जो के ऊपर जितना आवेश होता है उसे ही हम केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। या हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए जितने लिगेंड हैं और उन लिगेंड के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन जोड़े केंद्रीय धातु परमाणु को दिए गए हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों को हटा लेने के बाद अलग कर लेने के बाद केंद्रीय धातु परमाणु पर जितना आवेश रह जाता है उसे हम उस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। और इस ऑक्सीकरण संख्या को हम अनुमान के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि उसके अलावे बाकी के जो परमाणु या आयन हैं यदि हमें उनकी ऑक्सीकरण संख्या पता हो तो, या फिर हम इसे फार्मूले के द्वारा भी पता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं
कि टेट्रासाइनोक्यूप्रेट 3 माइनस आयन, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आयन है। अब इस कॉम्प्लेक्स के आयन के ऊपर 3 माइनस चार्ज है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो कॉपर से जुड़ा हुआ लिगेंड है साइनाइड आयन, इस पर एक ऋणावेश होता है, यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम को के पास जो ऋणावेश मिल रहा है, यहाँ पर 4 ऋणावेश हैं, लेकिन चूंकि सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा केवल इसके एक ही ऋणावेश को कंज्यूम किया गया है, क्योंकि बाकी के बचे हुए 3 ऋणावेश इस कॉम्प्लेक्स के बाहर चार्ज के रूप में उपस्थित हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कॉपर जो है वो 1 पॉजिटिव चार्ज के रूप में उपस्थित है। यहाँ पर कॉपर की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो +1 होगी। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, यहाँ पर जो सामान्य यहाँ पर पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, यहाँ पर भी हम देखें कि इसमें ये एक उदासीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यहाँ पर जो काउंटर आयन है वो पोटेशियम है, और हम जानते हैं कि पोटेशियम प्लस के ऊपर +1 चार्ज होता है, और यहाँ पर 4 पोटेशियम है, यानी कि कुल धनावेश कितना हो गया +4। अब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर देखें तो जो आयरन से जुड़े हुए 6 नेगेटिव चार्ज यहाँ पर साइनाइड एटम हैं। अब 6 साइनाइड एटम, क्योंकि अब प्रत्येक साइनाइड पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि कुल ऋणावेश 6 हो गया। लेकिन चूंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पूरी तरह से उदासीन होता है और यहाँ पर 4 धन आवेश बाहर मौजूद है, इसका मतलब है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उस पर 2+ चार्ज होगा, यानी कि कुल 6 नेगेटिव चार्ज और बाहर के काउंटर आयन के 4 पॉजिटिव चार्ज मिलाकर टोटल जो चार्ज आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे और कुल 6 पॉजिटिव चार्ज 6 नेगेटिव चार्ज मिलकर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर कुल आवेश होगा वह 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके लिए पता हमें ये होना चाहिए कि जो काउंटर आयन है उस पर कितना चार्ज है ना, लिगेंड के चार्ज, ये हमें सभी पता होने चाहिए। इसके अलावा हम इसे बहुत ही आसानी से फार्मूले के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड का ही उदाहरण लेते हैं और इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम जो कि काउंटर आयन है। यहाँ पर 4 पोटेशियम आयन है, तो यहाँ पर और प्रत्येक पोटेशियम आयन पर 1+ चार्ज होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × +1। इसके बाद हम लिखेंगे प्लस, और चूंकि यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर हमें नहीं पता है तो उसकी जगह पर हम लिख देंगे X। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस, और यहाँ पर हम देखेंगे जो लिगेंड है उस पर उसकी संख्या कितनी है, यहाँ पर 6 और प्रत्येक लिगेंड साइनाइड पर 1- चार्ज है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × -1। और हम जानते हैं कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो उदासीन है, तो इस तरह से इनके पूरे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इनका योगफल किसके बराबर होगा, 0 के, तो = हम लिख देंगे 0। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, प्लस लिख देंगे हम x को, इसके बाद हम देखें प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे 6 का गुणा 1 के साथ होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6 = 0। इसके बाद हम x क्योंकि हमको निकालना है तो हम लिख लेते हैं x = यहाँ पर 4 आ जाएगा -4 + 6, और यहाँ पर जो फाइनल जो रिजल्ट हमको मिलेगा x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी +2। तो इस तरह से फार्मूले के द्वारा भी हम आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कर सकते हैं। इसी के बाद हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर है CuNH3 ब्रैकेट के बाहर है SO4, यानी कि इसे यदि हम नाम लें तो ये इसका नाम हो जाएगा टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट। यहाँ पर यदि हमें कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो हम उसको X मान लेते हैं, तो यहाँ पर X प्लस यहाँ पर जो एमीन समूह है वो उनकी संख्या 4 है, तो ये हो जाएगा 4 × और हम जानते हैं कि जो एमीन है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है उस पर आवेश, तो ये हो जाएगा × 0 प्लस
यहाँ पर सल्फेट जिसकी संख्या 1 है और हम जानते हैं सल्फेट पर 2 माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ पर 1 × -2 हो जाएगा। और चूँकि ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो उदासीन है, इसलिए सब जो इक्वल टू हो जाएगा 0 के। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा x - 2, क्योंकि 4 × 0 = 0 हो गया, तो ये हो जाएगा x - 2 = 0, यानी कि x = +2। तो यहाँ पर जो कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिलेगी वो होगी +2। इसी तरह से और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। यहाँ पर है हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड का उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर यदि हमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर पता करनी है तो उसे हम फिर से x मान लेते हैं, और यहाँ पर फिर से 6 लिगेंड है और एमीन लिगेंड चूँकि ये उदासीन है तो ये 6 × 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जो काउंटर आयन के रूप में क्लोराइड उपस्थित है। तो क्लोराइड हम जानते हैं जिस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर हो जाएगा 3 × -1, और ये सब मिलाकर = हो जाएगा 0 के। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा x - 3 = 0, यानी कि x = +3। तो यहाँ पर कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वह +3 होगी। इसी तरह से हम एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर है टेट्रा कार्बोनिल निकल। अब हम जानते हैं कि जो यहाँ पर काउंटर आयन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अनुपस्थित है और केवल एक कॉम्प्लेक्स आयन है, और जो कार्बोनिल समूह है वो भी एक उदासीन लिगेंड है, और यहाँ पर जो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर निकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वह भी हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम एक और उदाहरण लेते हैं, पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेटो क्रोमेट, और इसमें हम निकालेंगे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर चूँकि पोटेशियम हम जानते हैं इसकी संख्या 3 है और इस पर +1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × +1 प्लस यहाँ पर जो क्रोमियम है उसके ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं x। और हम यहाँ पर जो लिगेंड है वो है ऑक्सैलेट, और ऑक्सैलेट हम जानते हैं कि इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं और इसकी संख्या यहाँ पर है 3। तो यहाँ पर इसका जो कुल आवेश हो जाएगा वो हो जाएगा 3 × -2, और चूँकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरी तरह से उदासीन है तो ये सब का जो आवेशों का योग होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम इसके आगे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3 + x -6 = 0, और यहाँ पर x = हो जाएगा -3 + 6, और ये जो फाइनल हमें रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा +3। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हमें जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहा है वो है +3। तो इस तरह से फार्मूले का उपयोग करके हम आसानी से किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि जो लिगेंड हम यूज़ कर रहे हैं, जो लिगेंड है वह धनावेशित है, ऋणावेशित है, या फिर वो उदासीन लिगेंड है। साथ ही साथ जो काउंटर आयन है उन पर कितना चार्ज है, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर एक और उदाहरण हम ले सकते हैं। ये EDTA आयरन का एक कॉम्प्लेक्स है, और ये यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि काउंटर आयन अनुपस्थित है और जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी तक हमने देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स थे उदासीन थे, इसलिए कॉम्प्लेक्स के अंदर जितनी भी स्पीसीज हैं उनके आवेशों का योगफल हम बराबर 0 के रख रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है वह नेगेटिव चार्ज है,
और इस प्रकार जब भी जो कॉम्प्लेक्स होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वहाँ पर सभी के आवेशों का योगफल शून्य के बराबर न होकर उस चार्ज के बराबर होगा जो कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर दिया गया होगा। तो इस तरह से जब हम इसमें लिखेंगे, यहाँ पर यदि हमें आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर पता करनी है तो आयरन की जगह हम लिख देते हैं X प्लस यहाँ पर EDTA, और हम जानते हैं कि EDTA में 4 ऋण आवेशित, हालांकि जो ये इसकी डेंसिटी है वो ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, लेकिन इसमें जो आवेश होता है वो 4 ऋण आवेश पाए जाते हैं जो कि 4 ऑक्सीजन परमाणुओं पर होते हैं, क्योंकि बाकी के जो 2 यहाँ पर डोनर एटम हैं वो नाइट्रोजन होती हैं और जिन पर आवेश नहीं होता है। तो कई बार यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है इसकी डेंसिटी और इसके ऑक्सीडेशन नंबर, इस पर आवेश की मात्रा के लिए। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि EDTA पर 4 माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ पर X प्लस 1 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के ऊपर 1 माइनस चार्ज है, तो इसलिए हम इज इक्वल टू -1 लिखेंगे, क्योंकि ये जो आयन है वो जो कॉम्प्लेक्स है वो आयनिक अवस्था में है, उदासीन नहीं है। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें x माइनस 4 इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि x इज इक्वल टू हमें +3 मिल रहा है, तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। इसी तरह से अब हम एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें कि दोनों ही जो आयन होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे। ये तो यहाँ पर हम देखते हैं एक जो एग्जाम्पल है वो टेट्राएमीन प्लैटिनम है और जो दूसरा है वो टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट है। अब यहाँ पर हमें दोनों ही प्लैटिनम जो यहाँ पर दिख रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर पता करनी है। यदि हम पहले लें एमीन वाले में लिगेंड्स में, तो हम जानते हैं कि एमीन उदासीन लिगेंड होता है, और यदि एमीन उदासीन लिगेंड है तो यहाँ पर प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगी, जो कि असंभव है, क्योंकि प्लैटिनम हमेशा +2 या +4 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो यहाँ पर हम इसके दूसरे कॉम्प्लेक्स की तरफ हम चलते हैं, तो यहाँ पर ये 4 नेगेटिव लिगेंड यानी कि क्लोराइड के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर यदि +2 होगी तो इस कॉम्प्लेक्स पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हम जानते हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्स मिलकर उदासीन होने चाहिए। तो यदि एक पर नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज हैं एक कॉम्प्लेक्स पर, तो दूसरे कॉम्प्लेक्स पर 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे, और इस तरह से यहाँ पर जो प्लैटिनम पहले वाले कॉम्प्लेक्स में प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर भी +2 हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों ही ये जो कॉम्प्लेक्स हैं उसके में प्लैटिनम परमाणुओं की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। इसी तरह से यदि हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन यहाँ पर पहले वाले में प्लैटिनम के साथ 2 एमीन लिगेंड है और 2 क्लोरो लिगेंड उपस्थित हैं, जबकि दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में एक प्लैटिनम के साथ 4 क्लोराइड आयन उपस्थित हैं। यदि हम पहले वाले कॉम्प्लेक्स में प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर को +2 मान लें, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कि यहाँ पर 2 क्लोरो हैं, 2 क्लोराइडो है यहाँ पर, तो उनके आवेश से इस पर जो कॉम्प्लेक्स पर आवेश है वो 0 हो जाएगा। तो ये संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर को +4 लेकर चलते हैं, और यदि +4 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर होगी तो 2 क्लोरो के द्वारा इसके 2 धनावेश उदासीन हो जाएंगे और इसलिए कॉम्प्लेक्स पर +2 चार्ज आ जाएगा। और इसी तरह से जब एक कॉम्प्लेक्स पर +2 चार्ज है तो दूसरे पर 2 नेगेटिव चार्ज होंगे, और जब यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है जबकि यहाँ पर लिगेंड्स के रूप में 4 क्लोराइड आयन उपस्थित हैं, तो इस तरह से यहाँ पर प्लैटिनम पर आवेश +2 होगा। तो इस तरह से पहले वाले कॉम्प्लेक्स में प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगी और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगी।
तो इस तरह से जब हमें काउंटर आयन या दूसरे सेंट्रल मेटल एटम के अलावे जो लिगेंड है और उनके कॉम्प्लेक्स उनके ऑक्सीडेशन नंबर पता हो, तभी हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उपस्थित सेंट्रल मेटल एटम के सही ऑक्सीडेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें विभिन्न या खासकर जो सामान्य धातुएं हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर का पता होना जरूरी है। तो आइए पहले हम जान लेते हैं कुछ धातुओं की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या को। यहाँ पर आप आवर्त सारणी देख रहे हैं और हम देखें यदि हम समूह के रूप में ग्रुप वाइज ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो जो पहला समूह होता है ना आवर्त सारणी में, तो वहाँ पर ग्रुप फर्स्ट की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होती है। ग्रुप 2 की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होती है। इसी तरह से फिर हम यहाँ पर आ जाएं बाईं ओर P ब्लॉक की तरफ, तो यहाँ पर हम देखें कि ग्रुप 13 की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +3 होती है। उसी तरह से यदि हम ग्रुप 14 में आ जाएं तो ग्रुप 14 में +4 ऑक्सीडेशन अवस्था भी देखी गई है और -4 ऑक्सीकरण अवस्था भी देखी जाती है। ये जो कार्बन फैमिली है वहाँ पर +4 और -4 दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाती है। इसके बाद हम देखें कि ग्रुप 15, तो ग्रुप 15 में जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो -3 देखी गई है। इसी तरह से ग्रुप 16 में हम देखें जो कि ऑक्सीजन फैमिली है, वहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है। इसी तरह से ग्रुप 17 के सभी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है और जो ग्रुप 18 है जो सबसे इनर्ट गैसेस का जो समूह है वहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। तो ये जानकारी हमें होने पर हम सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए अन्य तत्वों के यदि ऑक्सीकरण संख्या हमें पता हो जाए तो हम सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर पता करने में हमें आसानी हो जाती है। इसी तरह से अब हम देखें कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो, क्योंकि यहाँ पर सभी जो तत्व होते हैं या एलिमेंट्स हैं वो एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम समूह 12 से यदि लें तो समूह 12 जिसमें कि स्कैंडियम है, यहाँ पर हम समूह ग्रुप 3 को लें तो यहाँ पर आप देखिए कि स्कैंडियम है, इसकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 होती है। इसी तरह से ग्रुप 4 में देखें तो टिटेनियम ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य रूप से प्रदर्शित करता है। इसी तरह से आगे चलें तो वेनेडियम है जो कि +5 या ग्रुप 5 में हम कहें तो इसमें ये +5 ऑक्सीडेशन अवस्था यहाँ पर कॉमन होती है। फिर हम देखें कि ग्रुप 6 में क्रोमियम ये +6 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा शो करता है। इसके अलावा यहाँ पर +2, +3 और +6 ये सभी ऑक्सीकरण अवस्था ये शो करते हैं। इसके अलावा हम देखें ग्रुप 7 में जब हम जाते हैं तो देखें मैग्नीज जो कि सबसे ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये +2, +3, +4, +5, +7 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। इसी तरह से जो 8वां ग्रुप है यानी कि आयरन, यहाँ पर हम जानते हैं कि इसमें जो +2 और +3 दोनों ही प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था ये शो करते हैं, जिसमें कि +3 ऑक्सीकरण जो अवस्था होती है ये सामान्य होती है। इसके अलावा अगले समूह में हम देखें तो यहाँ पर भी कोबाल्ट में हम देखें तो ये +2, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। ग्रुप 10 में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हम देखें कि निकल, और निकल में है तो +2 ऑक्सीडेशन अवस्था शो करता है। इसके नीचे यदि हम जाएं तो पैलेडियम है, ये +2, +4 ऑक्सीडेशन अवस्था भी शो करते हैं। इसी तरह से प्लैटिनम भी है तो +2, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सामान्य रूप से ये प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद हम देखें कि अगले समूह में कॉपर
जो समूह 11 का में है तो कॉपर है, इसकी जो +1 +2 दोनों ही ऑक्सीडेशन अवस्था होती है, लेकिन +2 ऑक्सीडेशन नंबर ये ज़्यादा सामान्य रूप से प्रदर्शित करता है। इसी तरह से यदि हम सिल्वर को लें तो सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फिर हम आते हैं 12वें समूह में, तो यहाँ पर हम जिंक है, इसके नीचे आपका कैडमियम है, और ये सभी +2 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य रूप से शो करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि यदि हमें ये इनकी सामान्य ऑक्सीडेशन नंबर पता हो इन सभी तत्वों की, तो हम इससे सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कर सकते हैं, तथा इसमें हमें उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर सभी पता करने में आसानी हो जाती है। अब इसके बाद जो अगला पारिभाषिक शब्द या टर्म है जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपयोग में आता है, वह है होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में एक अंतर है। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में संकुल से जुड़े हुए जितने भी लिगेंड हैं उन सब के एक समान होते हैं, यानी कि जो जितने भी दाता परमाणु जुड़े होते हैं वो सभी एक समान होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं हेक्साएमीन कोबाल्ट 3+ आयन। यहाँ पर जुड़े हुए जो 6 लिगेंड हैं और 6 लिगेंड एमीन समूह हैं। इसी तरह से हम हेक्सासाइनोफेरेट आयन भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर भी जो आयरन से जुड़े सभी लिगेंड हैं वो साइनाइड हैं और एक समान हैं। दूसरे प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो होंगे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर सेंट्रल मेटम से जुड़े हुए जो लिगेंड होंगे वो भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे। जैसे कि यहाँ पर और उदाहरण ले सकते हैं हम, यहाँ पर कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं जिसमें कि कोबाल्ट से जुड़ा हुआ जो एमीन समूह है उसकी संख्या 4 है, और साथ ही साथ यहाँ पर 2 क्लोराइड आयन इससे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जो कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है उससे जुड़े हुए लिगेंड्स भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। यहाँ पर और भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर 2 क्लोराइड जो आयन है उनकी जगह पर 1 क्लोराइड हो और 1 ब्रोमाइड आयन हो। तो इस प्रकार जो होंगे, यदि सेंट्रल मेटम से जुड़े हुए जितने भी लिगेंड हों वो भिन्न भिन्न प्रकार के हों, तो इस प्रकार बने हुए कॉम्प्लेक्स को हम हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं।